दोस्ती जब किसी से की जाए, ध्यान से पढ़िएगा, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। हाँ, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद है आपकी। तो मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय लोकतंत्र और चुनावी लोकतंत्र के नाम पर काला धब्बा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन्म के समय से आज तक एक भी अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया, एक भी महिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया। एक इन्होंने दलित अध्यक्ष बनाया था, 1 लाख रुपए की घूस में उसको जेल भेज दिया। और इनका पूरा नागपुर परिवार के अलावा आज तक कोई अध्यक्ष नहीं बना। क्यों? नागपुर परिवार में महिला होती नहीं, इसलिए महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया। तो जो दल जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए जनता पार्टी में भी अपना विलय कर दे, उस दल के लिए आप क्या अब सिर्फ सत्ता पाने के लिए जनता पार्टी में विलय कर दिया, जिनको आज ये पानी पी पी करके गाली दे रहे। तब वो परिवारवादी नहीं थे, तब लालू जी परिवारवादी नहीं थे। आज रामविलास पासवान परिवारवादी नहीं है इनके लिए। आज रामविलास पासवान कतई परिवारवादी, अकाली दल जब तक इनके साथ था परिवारवादी नहीं था। एकनाथ शिंदे आज परिवारवादी नहीं है, शिवसेना पहले परिवारवादी नहीं थी। अरे भाई, इतना दोहरापन कहां से लाते हो प्रेम शुक्ला जी? कम से कम इतने दोहरेपन में तो अभी तक आपको 2-4 बार राज्यसभा मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। क्या करें? आप हमारे साथ होते अभी वहीं होते राज्यसभा में, जान लीजिए इस बात को। आप इस चीज को समझ लीजिए। दुआ करता हूं सुरेंद्र भाई कि हमारे सुरेंद्र भाई कभी अपनी ओजस्वी वाणी से राज्यसभा में तो शानदार भाषण दे। अरे बहुत शुक्रिया सर। अब आ जाते हैं भ्रष्टाचार पर। अब इनको शिवराज चौहान का व्यापम का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, इनको 40% कर्नाटक की सरकार का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, इनको गजेंद्र सिंह शेखावत ने लाखों करोड़ रुपए लूट लिए राजस्थान की जनता के, सुप्रीम कोर्ट से वो बेल पर है, वो भ्रष्टाचार इनको नहीं दिख रहा। अब इनको मणिपुर भी नहीं दिख रहा। अब क्या करें इनके लिए? चूंकि ये सत्ता में है, इनको पिछले 4 साल से किसान आयोग नहीं दिख रहा, इनको पिछले 4 साल से सीबीएसई नहीं दिख रहा है। भाई, भ्रष्टाचार आपका जब खुलेगा प्रेम शुक्ला जी, यकीन करिए लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड आप तोड़ेंगे, और जल्दी ही तोड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। छोड़ दीजिए उस पार्टी को, और या फिर ऊपर चले जाइए राज्यसभा में, नहीं दिक्कत है। हम आपको बता दें, आप भ्रष्टाचारी पार्टियों के सरगना लोगों के साथ में हैं, उस जमात में हैं आप, जो लोग भ्रष्टाचार की गंगा में बह रहे हैं। 60 लोग से ज्यादा मर चुके हैं व्यापम में। अब मुझे बेल्लारी ब्रदर्स आपको याद नहीं है? प्रेम शुक्ला जी, अब उसके बाद में मानव जायसवाल, राजकुमार भाटी जी और माधव आनंद जी। देखिए, इनका संकट, उन्होंने पहले मुझे शिवसेना का उदाहरण दिया। पहले मैं शिवसेना से शुरू करता हूं। एक बार मुझसे ये प्रश्न पहले जब मैं दोपहर का सामना कार्यकारी संपादक था तब भी पूछा गया था, तो मैंने कहा था वो सेवा का वंशवाद था। प्रबोधन कार ठाकरे ने कभी कोई पद नहीं लिया, बाला साहब ठाकरे ने कभी कोई पद नहीं लिया, और उद्धव ठाकरे जब तक मैं दोपहर का सामना में था तब तक कोई पद नहीं लिया। लेकिन जब वो अपने परिवार को ही मंत्री और बनाने लगे तो उनका विरोध करेंगे, और ये बाला साहब ठाकरे की नीति थी कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति पद नहीं लेगा। तो मैं सेवा के वंशवाद का जो है स्वागत करता था, लेकिन वो जब सत्ता के वंशवाद में डूब गए तो विरोध करना मेरा जो है नैतिक अधिकार है, मैं कर रहा हूं उसका विरोध। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर नेहरू जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने 1953 में कहा कि कांग्रेस नेहरू जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार का ऐसा जलता हुआ घर है कि जो कोई उसके साये में भी खड़ा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। और नेहरू जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का मामला उठा कौन रहा था? जिनका नाम लेने में राहुल गांधी को शर्म आती है, ऐसे उनके जो पितामह थे फिरोज गांधी ने किस तरह से नेहरू जी की सरकार में भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया गया, ये संसद में उठाया। इंदिरा जी के जमाने में बैंक को भी किस तरह से बैंक से पैसे फोन करके कैसे निकाल लिए गए, ये भ्रष्टाचार कौन नहीं जानता। बोफोर्स के बाद क्वात्रोकी के धन को चूंकि सीज कर दिया था अटल जी की सरकार ने, इसलिए उस सीज धन को रिलीज कराने के लिए हंसराज भारद्वाज को कानून मंत्री बनाने का रिवार्ड दिया गया, और क्वात्रोकी के जो सील किए गए खाते थे वो भी खोल दिए गए।
और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार हुए और इनकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी बेल पर है 5000 करोड़ रुपयों के फ्रॉड के केस में, 420 के केस में। और केस भी कैसे हुई, जब इनके ऊपर मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर आया, ये हाई कोर्ट भाग कर गए रिलीफ के लिए, नहीं मिली रिलीफ, सुप्रीम कोर्ट भाग कर गए रिलीफ, नहीं मिली रिलीफ, और इनकी श्रीमती सोनिया गांधी तो जमानत पर है ही, चश्मे चिराग श्रीमान राहुल गांधी भी जमानत पर है, बेचारे कोषाध्यक्ष थे मोतीलाल ओरा जी, वो भी स्वर्गीय हो गए, वो जमानत पर ही रहते रहते स्वर्गीय हो गए, ऑस्कर फर्नांडिस वो जो है बेल पर रहे। तो और इनके एक नहीं 10 स्टेट की कहानी बताएं, कम से कम 1.5-2 घंटा चाहिए उसके लिए। अब ये जो आरोप भाजपा पर लगाते हैं, किसने रोका भाई? अभी आपकी सरकार कर्नाटक में आई ना, करिए ना कार्रवाई। आप जो है राजस्थान में रोज आरोप लगाते थे, सचिन पायलट आज कह रहे हैं भाई कार्रवाई कर दीजिए, हिम्मत नहीं जुट रही है क्योंकि कोई प्रमाण तो हाथ में है नहीं, आरोप लगाए और भागे। और हर चोर को दूसरा कोई चोर दिखाई देता है, हर भ्रष्ट को दूसरा कोई भ्रष्ट दिखाई देता है। लेकिन इनका तो संकट ये भी जो है, ड्रोन की डील फाइनल भी नहीं हुई, उसका रेट निगोशिएट भी नहीं हुआ। पवन खेड़ा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया कि जो है वो ड्रोन में जो है वो 4 गुना कीमत हो गई। तो जो भ्रष्टाचार में जो है आकंठ डूबे लोग हैं, उनको ईमानदार लोग भी भ्रष्ट नजर आते हैं। इनके आंख पर जो भ्रष्टाचार का चश्मा चढ़ा हुआ है, इनको लगता है कोई डिफेंस डील हो रही है और उसमें कमीशन ही नहीं लिया जा रहा है, ये कैसे संभव है? तो जिनके बारे में एक विदेशी पत्रिका प्रकाशित करती है कि वो विश्व की 3री सबसे अमीर महिला है, तो भ्रष्टाचार के धन से ही अमीर महिला हुई थी। ये धन जो है श्रीमती सोनिया मायनो ने कोई ऐसा उद्योग तो लगाया नहीं था कि जिससे धन आ गया हो। श्रीमती इंदिरा गांधी के पास भी कोई उद्योग नहीं था। राजीव गांधी के पायलट की जो है सैलरी से वो 3री सबसे अमीर महिला विश्व की हो जाती, ऐसी कोई संभावना नहीं थी। श्रीमान राहुल गांधी ने भी ऐसा कोई आय का स्रोत उनके घोषित नहीं है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि उनके पास बहुत धन हो जाए। तो जिन्होंने लगातार 420 के अलावा 420 जिनके ऊपर आईपीसी की 420 की धारा में कार्रवाई हुई हो, ऐसे लोग दूसरों पर जब आरोप लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि छलनी सुई से कह रही तेरे में एक छेद है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास तुरंत जी, आप पूरा जवाब दीजिएगा, तफसील से दीजिएगा, पूरा वक्त दूंगा। लेकिन अभी मैं जा रहा हूं मानव जायसवाल जी के पास। मानव जी, सीधा मेरा आपसे एक सवाल है, आप पर भी आरोप है, चलिए माना कि आपकी पार्टी घोर परिवारवादी नहीं है, लेकिन बुआ भी अपनी कमान भतीजे अभिषेक को ही देने जा रही है, ये साफ लगता है। वही आपकी पार्टी की धुरी बने हुए हैं आजकल। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। देखिए, ये बहुत बार होता है परिवारवाद, हम देखते हैं फिल्मों में भी बोला जाता है परिवारवाद है, लेकिन देखा गया कि बड़े बड़े एक्टर के लड़के या बच्चे, उनकी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। और ये जो राजनीति है, राजनीति में तो आपको जीत के आना पड़ता है, जनता के दिल को जीतना पड़ता है। आप एक किसी को बैठा नहीं सकते। ये तो जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया जिसकी जो है वो क्या होती है कि भैया आपको वोट मिलेगा, वोट से आप चिन्हित होकर पहुंचेंगे। लेकिन ये जो परिवारवाद बोलते हैं, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं छोटा था तो एक छोटी सी कहानी सुनी थी। चाणक्य जब ये लोगों ने जीत लिया था तो चंद्रगुप्त ने बोला, भैया देखिए आप क्यों नहीं खुद राजा बन जाते हैं? तो बोला, चाणक्य ने बोला कि नहीं, ये तो हो सकता है लेकिन मैं राजा बन नहीं सकता। बोला क्यों? क्योंकि मैं एक योगी हूं और मैं किसी चीज का भोग नहीं करता, मुझे किसी चीज की व्यथा नहीं होती, मैं परिवार का दर्द नहीं समझता, मैं अपने लोगों के, किसानों के क्या भूख होती है वो नहीं समझ सकता, मैं बच्चों के पढ़ाई की कितनी जरूरत है वो नहीं समझता, मेरे जो नागरिक हैं, जो मेरे जो प्रांत होगी उसमें जो बच्चे जो रोजगार चाहेंगे उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा, वो दर्द मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो इसीलिए परिवारवाद जो होता है, जो परिवार वाला राजनेता होना चाहिए, जिसका परिवार हो, क्योंकि परिवार ही दूसरे का दर्द समझ सकता है। जिसको घर का चूल्हा जलाना है, जिसकी माँ फूक फूक के चूल्हा जलाती थी, वो तो समझेगा ना अपनी माँ का दर्द। वो बेटा जो बाप को कंधा देना चाहता है कि भाई हम आपको बल देना चाहते हैं, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो बाप और बेटे में तो असमंजस होगा ना। ये है परिवारवाद। अब सुनिए, ठीक है।